चैनल कॉमर्स की शिक्षा। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर, जो हम डिस्कस कर रहे थे ऑलरेडी। उसके 3 डिसीजन थे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से हम फंड्स रेज कर सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने ये डिस्कस किया था कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है जो हमें लॉन्ग टर्म में मतलब एक अच्छा रिटर्न हमें दे सके, राइट। मतलब जहां भी हम इन्वेस्ट करें वहां से हमें प्रॉफिट ही हो, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ही हमें मिले। बट इन्वेस्ट करने के लिए आपको फंड्स चाहिए और फंड्स लेने का डिसीजन लिया जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर, ठीक है। फाइनेंसिंग डिसीजन बेसिकली हमें फंड्स कहाँ से रेज करने हैं, हम कहाँ से फंड्स लाएं अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। और आपको पता है बहुत सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं जो आप क्लास 11th में ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं, राइट। सो यहाँ पर हम यही डिसीजन लेते, देखो बहुत सारी कंपनीज होती हैं और हर एक का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कोई कंपनी चाहती है कि वो ओनर्स फंड के थ्रू रेज करे, कोई कंपनी सोचती है कि वो बोरोड फंड्स के थ्रू रेज करे, ठीक है। और मोस्टली कंपनीज दोनों का ही बैलेंस बनाकर चलते हैं कि कुछ फंड्स वो ओनर्स फंड के थ्रू रेज करें और कुछ फंड्स वो बोरोड फंड्स के थ्रू रेज करें। और एक मतलब ये कहें कि एक अच्छा डिसीजन ही वही होता है जहां आप दोनों ही चीजों को लेकर चलते हो, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, ठीक है। सो इसे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, एक अनदर क्रूशियल डिसीजन है जो फाइनेंशियल मैनेजर लेता है, जिसमें वो ये डिसाइड करते हैं कि कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस से हमें फंड रेज करना है, ठीक है। Financing decision is yet another crucial decision made by financial manager. It determines the amount of finance to be raised from different sources of finance. बहुत सारे sources of finance होते हैं, तो हमें कहाँ से अपना fund raise करना है with the objective of low cost of capital and low risk. यानी यहाँ फाइनेंसिंग डिसीजन लेते टाइम हमें जो भी सोर्स चूज करना है फाइनेंस करने के लिए अपनी कंपनी में, उसमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड लो रिस्क, ठीक है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स, मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इस डिसीजन के कि हम वहां से फंड रेज करें जहां हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत कम लगी। देखो, एक फंड को रेज करने की कुछ कॉस्ट लगती है। आप कहीं से लोन लेते हैं, डिवेंचर्स इशू करते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट। आप शेयर्स इशू करते हैं तो उन्हें डिविडेंड पे करने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी एक कॉस्ट लगती है फंड रेज करने के लिए, ठीक है। सो जहां हमें लो कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगेगी, हम वहां डिसीजन लेंगे कि हमें मतलब उस सोर्स ऑफ फाइनेंस को सिलेक्ट करेंगे जहां सबसे कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल लगेगी, एज वेल एज रिस्क भी आपका सबसे कम होना चाहिए, ठीक है। रिस्क कम होना चाहिए और लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सो वो होते हैं लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड लो रिस्क। हम वहां से फंड रेज करेंगे जहां कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम हो और रिस्क भी सबसे कम हो, राइट। अब यहाँ आ जाते हैं कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल हैं, ठीक है। 11th में आप ये चैप्टर पढ़कर आए हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो हमारे पास दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, ओनर्स फंड और बोरोड फंड, ठीक है। देखो, मेरी कंपनी को फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो या तो जो मेरे फंड्स हैं मैं उन्हें यूज करूंगी या मैं कहीं बाहर से लेकर आऊंगी, राइट। तो जो मेरे फंड्स हैं जो मेरे पास हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, ओनर्स फंड। वो ओनर के थ्रू ही फंड्स होते हैं, राइट। उसमें आ जाते हैं आपके इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर एंड रिटेन अर्निंग, ये सारे ओनर्स फंड है। और अगर मेरे पास अपने फंड्स अवेलेबल नहीं है तो मैं कहीं बाहर से इशू कराऊंगी, ठीक है। बाहर से फंड रेज करने पड़ेंगे, सो कहलाते हैं आपके लोन, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एंड पब्लिक डिपॉजिट यानी बोरोड फंड्स, ठीक है। ओनर्स फंड को हम इक्विटी भी कहते हैं और बोरोड फंड्स को हम डेट भी कहते हैं। इसे हम डेट भी कहते हैं और इसे इक्विटी, ठीक है। सो यहाँ ये भी कहा जाता है कि एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, मतलब एज अ फाइनेंस मैनेजर, आपको डेट और इक्विटी को बैलेंस करना है कि आप इस रेशियो में फंड रेज करें कि आपका डेट और इक्विटी बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन में होना चाहिए, कि ना ज्यादा हमने डेट के थ्रू रेज किया हो और ना ही ज्यादा हमने इक्विटी के थ्रू रेज किया हो, दोनों को आप बैलेंसिंग पोजीशन में लेकर चलते हैं, राइट। सो ओनर्स फंड में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर का मीनिंग तो वैसे आपको क्लियर ही होगा, एक बार और मैं डिस्कस कर लेती हूँ। देखो, शेयर्स में क्या करते हो आप, शेयर्स में आप लोगों को इनवाइट करते हो कि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें, और जो लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं आप उन्हें एज अ ओनर कंसीडर करते हो, राइट। आप उन्हें एज अ ओनर कंसीडर करते हो, आप उन्हें अपने प्रॉफिट का पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करते हो, डिविडेंड पे करते हो, राइट। सो जो लोग इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, आपको फंड्स प्रोवाइड करेंगे, और अगर आप फंड्स रेज कर रहे हैं इन दोनों ही मेथड से,
तो यहाँ क्या हो रहा है, आप उन्हें ओनरशिप प्रोवाइड कर रहे हो उस इन्वेस्टमेंट के बदले में। आपने उनसे इन्वेस्टमेंट भी ले ली और आपने उसके बिहाफ पर उन्हें ओनरशिप प्रोवाइड कर दी। यानी अब एक कंपनी के जितने शेयर्स सेल हुए हैं, इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, वो सारे क्या बन गए, कंपनी के ओनर बन गए। ठीक है, हमने उनको ओनरशिप दी है। बट यहाँ पर इन दोनों के बस क्राइटेरिया अलग हो जाते हैं, मतलब जो कंडीशंस होती हैं इक्विटी शेयर्स परचेज करने वालों के लिए और प्रेफरेंस शेयर परचेज करने वालों के। इक्विटी शेयर में क्या होता है, मतलब प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड दिया जाता है और इक्विटी शेयर को बाद में दिया जाता है। इक्विटी शेयर्स के पास वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। मतलब इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो आपके मैनेजमेंट में फुली इंटरफेयर कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर के पास ये राइट नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर वालों को जो डिविडेंड प्रॉफिट का जो पोर्शन दिया जाता है वो फिक्स रेट पे दिया जाता है और इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो दोनों ही क्या है, शेयर्स हैं, बस इसमें कंडीशंस अलग होती हैं। दोनों ही आप ओनरशिप तो ट्रांसफर कर रहे हैं बट कंडीशंस अलग है। रिटेन अर्निंग क्या होती है, कंपनी की गुल्लक। ठीक है, कंपनी की गुल्लक बेसिकली कंपनी जहां अपने प्रॉफिट का एक पोर्शन हमेशा सेव करके चलती है, रिजर्व कर चलती है कि इन फ्यूचर अगर हमें कोई रिक्वायरमेंट हो तो हम अपनी इस गुल्लक को फोड़ सकें और अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें। ठीक है, सो ये वो रिजर्व्स हैं, ये वो सेविंग्स होती हैं जो कंपनी करती है इमीडिएट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। सो इसलिए इन सबको क्या कहा जाता है, ओनर्स फंड। ठीक है, सो अगर हम ओनर्स फंड के थ्रू रेज करते हैं सो उसमें हम इक्विटी शेयर्स के थ्रू जा सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर या रिटेन अर्निंग। बोरोड फंड हम बाहर से लेकर आ रहे हैं और बाहर वाले क्या होते हैं, जो भी आएंगे वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लोन अगर आप लेते हैं कमर्शियल बैंक से लें या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लें, वहां आपको टाइमली एक तो आपको वहां पर कुछ ना कुछ एसेट्स अपनी देनी होगी। ठीक है, क्योंकि वो बिना किसी सिक्योरिटी के आपको फंड्स रेज नहीं करने देंगे। आपको अपनी कोई एसेट्स वहां गिरवी रखनी होगी, उसके बिहाफ पर ही आपको लोन मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर आपको एक तो एसेट्स आपको देनी होती है और एक टाइमली आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। उसी तरह डिबेंचर्स में भी आपको टाइमली इंटरेस्ट पे करना होगा। बॉन्ड्स क्या होते हैं, देखो डिबेंचर्स तो प्राइवेट कंपनी भी इशू कर सकती है बट बॉन्ड्स सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी ही इशू करती है। और पब्लिक डिपॉजिट, जो पब्लिक अपनी कंपनी में डिपॉजिट करती है, इसमें बस ये क्या होता है, देखो एज अ पब्लिक, एज अ हाउस होल्ड, अगर मैं किसी बैंक में ओपन करती हूँ अपना अकाउंट, सेविंग अकाउंट, तो वहां जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू उससे बहुत ज्यादा मिलता है। सो आप यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पब्लिक कंपनी में भी और प्राइवेट कंपनी में भी, राइट। सो लोन के थ्रू हम फंड रेज कर सकते हैं, डिबेंचर्स के थ्रू, बॉन्ड्स के थ्रू, पब्लिक डिपॉजिट, और भी काफी मेथड्स आ जाते हैं जिसमें आप फंड रेज कर सकते हैं, बट मेन यही है। ठीक है, सो एज अ फाइनेंस मैनेजर आपको फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या देखना है कि आपकी इक्विटी और डेट बैलेंस वे में चले। आप फंड वहां से रेज करें जहां आपको सबसे कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल देनी है और सबसे कम रिस्क है आपके लिए। ठीक है, आप ओनर्स फंड के थ्रू जा सकते हैं, बोरोड फंड के थ्रू भी। लेकिन अब इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, किसे सेलेक्ट करेंगे आप? सो आपको एक एक सोर्स को एनालाइज करना होगा कि कहाँ मेरे को कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा देनी पड़ रही है और कहाँ कम देनी पड़ रही है, कहाँ रिस्क ज्यादा है और कहाँ कम है, राइट। सो जब हम ये डिसीजन लेते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हैं, सो वहां पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, जो चेंज कर सकते हैं हमारे डिसीजन को। सो सबसे पहला है यहाँ पर कॉस्ट, कितनी कॉस्ट लग रही है एक फंड को रेज करने के लिए। ठीक है, सो देखो लोन और डिवेंचर का एग्जांपल लूं, अगर मेरे पास एक ऑप्शन है लोन का और एक डिवेंचर का, लोन में मुझे 15% इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है और डिवेंचर में मुझे 12% इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो मुझे कॉस्ट कहाँ ज्यादा पे करनी पड़ रही है? लोन में। ठीक है, तो जहां ज्यादा कॉस्ट हो जाती है वहां तो हम जाएंगे ही नहीं, हम कहाँ जाएंगे? जहां लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो हम डिवेंचर्स को प्रेफर करेंगे। सो जहां हमें चीपेस्ट कॉस्ट मिलती है, सबसे कम रेट पर हमें फंड मतलब मिल जाता है मार्केट से, वहां पर हम जाते हैं। ठीक है, सो जहां लो कॉस्ट होगी वहां पर हम मतलब डिसाइड करेंगे, वहां हम डिसीजन लेंगे कि हाँ हम इस सोर्स ऑफ फंड से फंड्स रेज करने वाले हैं। फिर आ जाता है रिस्क। रिस्क कहाँ ज्यादा इन्वॉल्व है? देखो इक्विटी शेयर्स से अगर मैं फंड्स रेज करती हूँ तो वहां पर क्या कंडीशन होती है कि भाई अगर प्रॉफिट है तो हम उन्हें पे करेंगे, अदरवाइज पे नहीं करने की जरूरत है। यानी अगर लॉस होता है तो मुझे ये तो टेंशन नहीं लेनी कि मुझे मतलब इक्विटी शेयर्स वालों को भी पैसे देने, क्योंकि हमने कंडीशन ही रखी कि इक्विटी शेयर्स को हम कब पैसे देंगे? जब हम प्रॉफिट रेज करेंगे, जब प्रॉफिट होगा कंपनी को तब हम इक्विटी शेयर्स को भी डिविडेंड पे करेंगे। लेकिन अगर उसके बिहाफ पर मतलब उसकी जगह पे मैंने लोन इशू कर लिया, मतलब लोन के थ्रू फंड रेज की है, तो लोन में क्या होगा? मुझे प्रॉफिट हो, लॉस हो, बैंकक्रप्ट हो जाऊं, बट मुझे लोन का इंटरेस्ट पे करना है, लोन का अमाउंट एक टाइम पर पे करना ही पड़ेगा।
ठीक है। प्लस आप नहीं पे कर पाए, आपकी जो टाइम लिमिट थी कि इतने टाइम में आपको लोन पे करना है, आप नहीं कर पाए, तो आपने जो एसेट्स उन्हें दी है वो एसेट्स को सेल करके अपनी रिकवरी कर लेंगे, राइट। सो मेरे पास रिस्क किस में ज्यादा है, लोन में ज्यादा रिस्क है एज कम्पेयर टू इक्विटी, ठीक है। हर एक कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। सो यहाँ पर हम ये देखेंगे ये रिस्क कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम है, जहां सबसे कम रिस्क मिलेगा हम वहां जाएंगे, राइट। फिर आ जाती है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट होती है फंड को रेज करने की कॉस्ट। देखो ये वो कॉस्ट थी जो हमें टाइमली पे करनी पड़ रही थी। 10 लाख अगर हमें लेने हैं, फंड रेज करने हैं, और उसके ऊपर 2 लाख की हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था, तो वो थी कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, अभी हमने फंड रेज नहीं किए, फंड रेज करने से पहले जो कॉस्ट इनकर हो रही है, मुझे इक्विटी अगर इशू करने हैं, ठीक है, इक्विटी के थ्रू फंड रेज करने, मुझे पहले प्रोस्पेक्टस से देना होगा मार्केट में, ठीक है, लोगों को इनवाइट करना होगा कि हाँ हमारी कंपनी शेयर्स इशू कर रही है और आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए हमारी कंपनी में। सो वो जो एक्सपेंस होगा, प्लस फिर हमें काफी सारी कमीशन पे करनी पड़ती है, अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, तो वो सारी जो आप स्टार्टिंग में, अभी फंड्स रेज हुए ही नहीं है, अभी तो आपके पास 10 लाख आए ही नहीं है, लेकिन आपको उससे पहले जो डिफरेंट एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं, कमीशन देनी पड़ रही है, ब्रोकरेज देनी पड़ रही है, ठीक है, वो सारे खर्चे आपके क्या कहलाते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो जहां ऑब्वियस सी बात है, जहां फ्लोटेशन कॉस्ट हमें कम देनी पड़ रही होगी, हम उस केस में जाएंगे, मतलब उस सोर्स ऑफ फाइनेंस से फंड रेज करेंगे। देन कैश फ्लो पोजीशन, आपकी कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है। कैश फ्लो बेसिकली आपके पास मंथली या ईयरली कितना कैश रेगुलर बेसिस पर आता रहता है, ठीक है। देखो अगर आपकी एक मंथली इनकम फिक्स है कि एवरी ईयर आपको या एवरी मंथ आपको 1 लाख का कैश तो आना ही है, फिक्स है, ठीक है। सो मुझे पता है कि अगर मतलब मेरे पास 1 लाख एवरी मंथ आ रहा है, यानी मैं टाइमली अपने इंटरेस्ट पे कर सकती हूँ, राइट। सो उस केस में मैं क्या प्रेफर करूंगी कि हाँ ठीक है, लोन या डिबेंचर्स के थ्रू ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 लाख रुपए आ रहा है और अगर हमें मंथली 10,000 का भी इंटरेस्ट पे करना है तो हम इजीली पे कर पाएंगे, राइट। बट अगर कंडीशन ऐसी हो कि हमारा कुछ फिक्स नहीं है कैश फ्लो, किसी मंथ में हमें 1 लाख भी मिल रहा है तो किसी मंथ में हमें बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ क्या है, कुछ भी कैश फ्लो फिक्स नहीं है, कभी बिल्कुल जीरो, कभी बिल्कुल हाई। तो अगर ऐसा हुआ जिस मंथ में जीरो हुआ, इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, राइट। सो जहां पर कैश फ्लो बहुत ज्यादा मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है, ठीक है, उस केस में हम कभी भी बोरोड फंड्स के साथ नहीं जाते, उस केस में हम किसके साथ जाएंगे, इक्विटी के साथ, ठीक है। यानी जब हमारे पास पैसा होगा तभी तो हमें इक्विटी को देना है ना, जब हम प्रॉफिट में होंगे तभी हम इक्विटी को पे करेंगे, ठीक है। सो कैश फ्लो मैटर्स करता है कि हम ओनर्स फंड के साथ जाएं या बोरोड फंड के साथ। अगर कैश फ्लो स्टेडी है, बेसिकली आपके पास आ रहा है टाइमली रेगुलर बेसिस पे, तो आप किसके साथ जाएंगे, बोरोड के साथ। नहीं आता, फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आप किसके साथ जाएंगे, ओनर्स फंड के साथ। देन फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, देखो मैंने एक बिल्डिंग ले रखी है जहाँ मेरी फैक्ट्री है, राइट। उस बिल्डिंग का रेंट मुझे मंथली पे करना ही है, चाहे वहाँ कोई प्रोडक्शन हो या ना हो, बट उसे मैंने एक्वायर तो कर रखा है, वहाँ मेरी मशीनरीज रखी तो है, मशीनरीज पे काम हो ना हो, लेकिन मुझे उस बिल्डिंग का रेंट पे करना है। उसी तरह जो मशीनरीज है, ठीक है, मशीनरीज को मुझे रिपेयर कराना पड़ता है, या हम कहें कि उनको टाइमली हमें सर्विस कराना पड़ता है, सो दैट वो हमेशा वर्किंग कंडीशन में रहे। ज्यादा दिन अगर वो बंद रहे तो वो खराब हो जाएंगी। सो ये जो सर्विसिंग का खर्चा है, जो आप बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हैं, ये आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, राइट। अगर आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई है, अगर आपको मंथली कुछ ऐसे खर्चे हैं जो पे करने ही हैं, बिल्डिंग का रेंट मान लीजिए 50,000 है, जो आपकी मशीनरी है, मशीनरी के रिपेयर का या सर्विस का चार्ज आपको 40,000 है। सो मंथली मतलब ये मान के चलो कि 90,000 तो आपका फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो अगर आप बोरोड फंड के थ्रू फंड रेज करते हो, तो मैंने अपनी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को और बढ़ा दिया, यानी अब मुझे मंथली रेंट भी पे करना है, ठीक है, मशीनरी की सर्विसेज भी करानी है, एज वेल एज उनको इंटरेस्ट भी पे करना है, राइट। सो बेसिकली अगर आपके पास फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत हाई है, आपके पहले ही खर्चे इतने ज्यादा हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे करने हैं, तो उस केस में हम बोरोड फंड के साथ नहीं जाते, हम किसके साथ जाएंगे, ओनर्स फंड के साथ, राइट। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल। कंट्रोल किसमें ज्यादा है, देखो एज अ कंपनी ओनर्स, देखो अभी क्या है, ये मानकर चलो कि 10 ओनर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। अब अगर वो ये चाहते हैं कि भाई हमारे अलावा कोई और इसमें इंटरफेयर ना करे, हम ही लोग इसके डिसीजन लें, तो वो कभी भी इक्विटी के साथ नहीं जाएंगे,
क्योंकि अगर आप इक्विटी के थ्रू फंड रेस करते हैं तो जितने लोगों ने वो मतलब शेयर्स आपके परचेज किए वो सारे आपके क्या बन गए, ओनर बन गए। आपने उन्हें ओनरशिप भी दी है, राइट। इक्विटी शेयर्स के साथ साथ आप उन्हें ओनरशिप का राइट भी दे रहे हैं। सो अब डिसीजन में आपके वो लोग भी इन्वॉल्व हो गए। सो यहाँ पर कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कंपनी के जितने ओनर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं, जो पहले से ओनर्स हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि कंट्रोल डाइल्यूट ना हो, कंट्रोल उन्हीं के हाथों में रहे, तो वो इक्विटी के साथ नहीं जाते, वो बोरोड फंड के साथ जाते हैं। बट इफ दे आर रेडी कि हाँ कंट्रोल डाइल्यूट हो सकता है, हम इक्विटी से ही रेस करेंगे, तो इक्विटी के थ्रू जाएंगे। सो बेसिकली यहाँ डिपेंड करता है कि आपके ओनर्स, जो एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं, वो क्या सोचते हैं, कंट्रोल डाइल्यूट करना है या नहीं, राइट। देन स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जहां आप शेयर्स को सेल और परचेज करते हैं, अगर वो बूम पर है तो आप शेयर परचेज कर सकते हैं। अगर वो ही बूम पर नहीं है, वहां कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप सेल परचेज नहीं कर सकते अपने शेयर्स। देखो कैपिटल मार्केट में मतलब स्टॉक मार्केट आप मान के चलिए, स्टॉक मार्केट में आपने शेयर्स इशू किए लेकिन कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो क्या फंड रेज होंगे, नहीं होंगे, ठीक है। सो इसीलिए कहा जाता है कि कैपिटल मार्केट की कंडीशन भी बहुत मैटर करती है। अगर वहां पर आपके मतलब शेयर्स की डिमांड है ज्यादा, तो आप शेयर्स इशू करेंगे तो बहुत ज्यादा लोग शेयर्स परचेज भी करेंगे और आप एक अच्छा अमाउंट फंड रेज कर पाएंगे। बट अगर कैपिटल मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है, वो बूम पर बिल्कुल भी नहीं है और आपके शेयर्स की मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो आप फंड्स शेयर्स के थ्रू तो बिल्कुल रेज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि होगा क्या, आपने खर्चा भी कर दिया, सारी चीजें मतलब कमीशन भी प्रोवाइड कर दी, फ्लोटेशन कॉस्ट तो आपकी लग गई, फ्लोटेशन कॉस्ट लग गई, बट आपके शेयर सेल ही नहीं हुए, कोई परचेज ही नहीं करना चाहता। सो इस केस में हमें ये पहले चेक करना होगा कि कैपिटल मार्केट की कंडीशन इस टाइम पर कैसी है, राइट। सो फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, कॉस्ट, कितनी कॉस्ट हमें देनी पड़ रही है फंड रेज करने के बिहाफ पर, कितना रिस्क है, फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी चार्ज की जा रही है स्टार्टिंग में, जो फंड रेज करने से पहले ही इंकर हो जाती है, कैश फ्लो पोजीशन, कैश फ्लो कैसा है, फ्लक्चुएट हो रहा है या स्टेडी चल रहा है, ठीक है। मतलब अगर आपके पास बैलेंस वे में कैश आ रहा है या आपका फ्लक्चुएट हो रहा है, बैलेंस वे में आएगा तो आप किसके साथ जाएंगे, बोरोड के साथ, फ्लक्चुएट होगा तो आप इक्विटी के साथ। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी अगर आपकी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी हाई है, ठीक है, 90,000 आपको मंथली रेंट एंड सर्विसेज, बहुत सारे अमाउंट हैं जो आपके फिक्स हैं, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, लेकिन ये उनका फिक्स है, ये तो होगा ही होगा खर्चा, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर बोरोड फंड इशू कर लेती हूँ तो मैंने यहाँ पर एक और खर्चा अपना इनकर कर लिया कि भाई अब जिससे मैंने लोन लिया है उसे मुझे इंटरेस्ट पे करना ही है, ठीक है, क्योंकि वो किसी भी तरह से अपना इंटरेस्ट या अमाउंट रिकवर कर लेंगे। सो यहाँ ये एक फिक्स लायबिलिटी हो गई, सो ये मेरे फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट में ऐड हो गई। सो अगर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट किसी कंपनी की बहुत ज्यादा हाई है तो कभी भी बोरोड के साथ नहीं जाएगी, वो किसके साथ जाएगी, इक्विटी के साथ। कंट्रोल आप डाइल्यूट करना चाहते हैं तो आप इक्विटी के थ्रू जाएंगे, नहीं करना चाहते तो इक्विटी के थ्रू नहीं जाएंगे। बेसिकली कंट्रोल डाइल्यूट मतलब कंट्रोल आपका खत्म हो रहा है। 10 लोग एक डिसीजन को ले रहे थे, एक कंपनी के डिसीजन, जैसे ही इक्विटी के थ्रू फंड रेज किए 100 लोग और आ गए, अब 110 लोग उस डिसीजन को लेंगे, ठीक है, और वो 100 आए और आप 10, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि मेरा डिसीजन ना माना जाए, क्योंकि जहां पर आपके मैक्सिमम वोटिंग हो गई वही डिसीजन ले लिया जाता है। सो कंट्रोल डाइल्यूट करना है या नहीं करना है ये डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम फंड रेज करते हैं। देन स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट की स्टेट कैसी है, बूम पर है तो आपके शेयर सेल होंगे, तो आप बोरोड मतलब ओनर्स फंड के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर बूम पर नहीं है, ठीक है, और आपके शेयर्स की मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो आप बोरोड फंड के साथ जाएंगे, राइट। सो दीज आर द फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन को। आई होप आपको फाइनेंसिंग डिसीजन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिविडेंड डिसीजन। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी अदर वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।